आज हमारा टॉपिक है द फ्लावर, यानी कि पुष्प। तो सबसे पहले हम लोग आज ये जानेंगे कि पुष्प है क्या। पुष्प है क्या? तो आप जानते हैं कि पुष्प जो है उन्हें सबसे पहले आते हैं प्लांट पे यानी पादप पे। तो सबसे पहले हम पादप पे आते हैं। तो पादप को दो समूहों में बांटा गया है, पुष्पी और अपुष्पी। कल इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आते हैं जब पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। तो पुष्पी पादप को कितने भागों में बांटा गया? तो एक एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म। अब ध्यान देते हैं, एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीज और जिम्नोस्पर्म यानी अनावृत बीज। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो ये पुष्प हैं वो किसमें लगेंगे? आवृत बीज पादपों में। तो अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आवृत बीज और अनावृत बीज। तो आप जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया किसमें होती है? तो हाइयर प्लांट में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आवृतबीजी और अनावृतबीजी। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट हो रहा है, आवृतबीजी यानी जिनके बीज आवरण में हो उन्हें हम क्या कहेंगे? आवृतबीजी। और जिनके बीज आवरण में नहीं हो उन्हें हम कहते हैं अनावृतबीजी। आवृतबीजी और अनावृतबीजी पादपों में कई लक्षण होते हैं, ढेर सारे लक्षण होते हैं। ये सब आप लोग 11th सिलेबस में पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग फिर से आते हैं आवृतबीजी पादपों में। तो आवृतबीजी पादपों में इसलिए आते हैं क्योंकि आवृतबीजी पादपों में क्या की क्रिया होती है? पुष्पन की क्रिया होती है, यानी इनमें पुष्प लगते हैं, पुष्पन की क्रियाएं होती है। कितने? आवृतबीजी पादपों में क्या होते हैं? फूल लगते हैं। तो अब हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्लावर यानी पुष्प। तो पुष्प को समझने के लिए हमें एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में जानना है, यानी पुष्पी पादपों के बारे में हमें डिटेल से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि आवृतबीजी पादप जो हैं वो किसे कहते हैं। तो ये भी आप लोगों के पास क्लियर हो गया कि आवृतबीजी यानी अनावृतबीजी 11th के टॉपिक से लिया गया है, लेकिन ये आप लोग को 12th के टॉपिक में पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ आ रहे हैं कि आवृतबीजी पौधे और अनावृतबीजी पौधे। आवृतबीजी पौधों में क्या होंगे? पुष्प लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ आते हैं कि पुष्प क्या है। सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या आता है कि पुष्प है क्या। तो पुष्प जो है लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाला एक क्या है? अभिन्न अंग है। पुष्प लैंगिक प्रजनन में भाग लेने वाला एक अभिन्न अंग है। तो इसके बारे में हम और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पुष्प क्या है? तो पुष्प पादप का वह भाग है, पुष्प पादप का वह भाग है जो कहाँ से शुरू होता है? यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। पुष्प सबसे पहले हम लोग फिर से जानते हैं प्लांट। तो आप क्या देख रहे हैं? एक प्लांट है जिनमें क्या हो रहे हैं? यहाँ पे जड़, ठीक है, यहाँ पे तना। आप देखते होंगे कि कुछ देर बाद इनमें ब्रांचेज, सब ब्रांचेज वगैरह वगैरह लग जाते हैं। इनमें क्या लगती हैं? पत्तियां भी लगती हैं, यानी
लीव्स। आप देख रहे हैं कि पत्तियां भी लगती हैं और इनमें मैच्योर स्थिति आने पर क्या होते हैं, पुष्प भी लग जाते हैं, पुष्प भी लग जाते हैं। तो पुष्प क्या है, सबसे पहला टॉपिक है कि पुष्प क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि पुष्प जो है वो क्या है, आपको कल बताए थे कि ये है मूल तंत्र, यानी जड़ का विभिन्न अंग, और ये है प्ररोह तंत्र, यानी जो पार्ट मिट्टी के ऊपर होते हैं, यानी तना, शाखा, उपशाखा, पत्ती, फूल, फल, ये सब क्या आते हैं, प्ररोह तंत्र के अंतर्गत आते हैं। जबकि जड़ के अंतर्गत क्या आते हैं, तो जड़ के अंतर्गत प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट और मूल रूट यानी रूट सेल, ये सब क्या आते हैं, जड़ तंत्र के पार्ट आ जाते हैं। और प्ररोह तंत्र के बाद पार्ट तन आप ऐसा समझ सकते हैं समझने के लिए कि तने के ऊपर के मतलब तने के भाग से ऊपर के जितने भी भाग हैं उस सबको हम किसमें रखते हैं, प्ररोह तंत्र में रखते हैं। चाहे वो तना हो, शाखा हो, पत्ती हो, सब क्या किसमें आएंगे, प्ररोह तंत्र में, यानी ऊपरी भाग प्ररोह तंत्र और मिट्टी के नीचे का भाग जड़ तंत्र यानी मूल तंत्र। अब आते हैं कि प्ररोह तंत्र। जब प्ररोह तंत्र में क्या होता है, जब प्ररोह तंत्र रूपांतरित होकर विभिन्न रंगों की आकृति धारण कर लेते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, पुष्प या फ्लावर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, पुष्प या फ्लावर। इसी फ्लावर के बारे में हम जानेंगे डिटेल में कि इनमें होता क्या है और किस तरह से लैंगिक प्रजनन की क्रिया पुष्पों में होती है। तो पुष्पों में लैंगिक प्रजनन की क्रिया को जानने के लिए सबसे पहले हमें पुष्प के भाग के बारे में जानना होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होता है पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यानी पुष्प के भाग। पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के भाग, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि पुष्प लगते किस पे हैं। तो यहाँ पे लिखे थे हम पार्ट्स ऑफ फ्लावर यानी पुष्प के भाग। तो अब हम लोग जानेंगे कि पुष्प जो है वो किस तरह के होते हैं या पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो सबसे पहले ये जानिए कि पुष्प जहाँ पे लगते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। पुष्प जिस भाग पे लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पुष्पासन कहते हैं। तो पुष्पासन यानी पुष्प के लगने वाले भाग जिन्हें हम थैलेमस भी इंग्लिश में कहते हैं। तो पुष्पासन या थैलेमस एक ही चीज है। तो पुष्प जिस भाग पे लगते हैं, जिस भाग पे लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि पुष्प के कितने भाग होते हैं, यानी पुष्प के कितने, तो इनकी संरचना यानी इनकी जो बनावटें होती हैं, संरचना और कार्य के आधार पर पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों। पहला है कैलिक्स, कैलिक्स यानी बाह्य गलकुंड, बाह्य गलकुंड। दूसरा हमारा पार्ट्स है कोरोला, कोरोला यानी गलकुंड, कोरोला यानी गलकुंड। तीसरा है हमारा एंड्रोसियम, यानी और चौथा गैनोसियम, यानी जायम। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, उसके कितने भाग हैं, तो कार्य एवं संरचना के आधार पे पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला,
कहते हैं, कोरोला किसे कहते हैं, एंड्रोसियम और गैनोसियम हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहला भाग आता है कैलिक्स। आप सबसे पहले किसी भी पुष्प को लेते हैं और किसी भी पुष्प को आप क्या करते हैं कि तोड़ते हैं। तो तोड़ते हैं तो पुष्प पुष्पासन पर होते हैं और जब आप उसे तोड़ते हैं तो सबसे पहले आप एक पार्ट्स पे ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के कुछ पार्ट्स होते हैं। हमने पुष्प को तोड़ा तो सबसे पहले एक ग्रीन पार्ट आता है, इन्हें हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है। ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो पुष्प को धारण किए हुए होता है। अब आते हैं कि कोरोला किसे कहते हैं। तो आप देखते होंगे कि पुष्प पर एक रंग बिरंगी सी संरचनाएं होती हैं। पुष्प पे एक रंग बिरंगी सी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कोरोला कहते हैं। पहले आप रफ में समझें, उसके बाद डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद आप देखते होंगे कि स्टैमेन भी पुष्प में पाए जाते हैं। ये हो गया पुष्प का पार्ट्स और ये हो गया एंड्रोसियम। बीच वाले पार्ट्स में होते हैं गैनोसियम, यानी मध्य में क्या होते हैं, गैनोसियम स्थित होते हैं। इसे हम इस तरह से समझे तो ज्यादा आसान नहीं होगा, लेकिन इसे अगर हम तोड़ तोड़ के बारीकी से समझते हैं तो ज्यादा आसान होता है। तो इसे हम और डिटेल में ले चलते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कैलिक्स, इसे जानेंगे हम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कैलिक्स किसे कहते हैं। तो आप जब किसी भी पुष्प को तोड़ते हैं तो आप देखते होंगे कि ये पुष्प का सबसे एक बाहरी चक्र होता है जो ग्रीन कलर का होता है। कभी कभी ये रंगीन भी होते हैं। जब ये रंगीन होते हैं तो ये दाराब कहलाते हैं, और जब ये सिर्फ ग्रीन होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सिर्फ। तो पुष्पों में क्या होते हैं, ग्रीन जो चक्र होते हैं, ग्रीन कलर के जो चक्र होते हैं जिनपे उसके रंगीन भाग और विभिन्न भाग व्यवस्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेपल। ये है सेपल। तो सेपल जो है वो क्या करते हैं, पुष्पों की रक्षा करते हैं। ये इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, पुष्पों की रक्षा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत प्रकार के पौधे जैसे कि आइरस, ट्यूलिप, इन सारे पौधों में ये रंगीन भी पाए जाते हैं। और जब ये रंगीन होते हैं तो इन्हें हम क्या करते हैं, गुलाब भी कहते हैं। तो यहाँ पे आते हैं पुष्प के बारे में। तो पुष्प क्या है, पुष्प का जो प्रथम चक्र है वो क्या कहलाता है, बाह्य दलपुंज जो संयुक्त रूप से सेपल के बने होते हैं। यानी जब सेपल जो है वो क्या होते हैं, संयुक्त रूप में यानी कंपाउंड रूप में होते हैं तो बाह्य दलपुंज का निर्माण करते हैं। और ये बाह्य दलपुंज क्या करते हैं, पुष्पों की रक्षा करते हैं। ये बाह्य दलपुंज क्या करते हैं, पुष्पों की रक्षा करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैलिक्स या बाह्य दलपुंज। अब आते हैं हम पुष्प के दूसरे भाग में, कोरोला। तो आप क्या देखते हैं कि कोरोला यानी दलपुंज। तो दलपुंज, बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, कैलिक्स में जो स्थित होते हैं, कैलिक्स में जब पेटल्स यानी इस तरह के आप पार्ट्स देखते होंगे, कुछ इस तरह के पार्ट्स देखते होंगे कि ये हो गया आपका कैलिक्स। तो कैलिक्स में जब पेटल्स क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। कैलिक्स में पेटल्स संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। कैलिक्स में पेटल्स संयुक्त अवस्था में होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। दलपुंज जो है पुष्प का दूसरा महत्वपूर्ण चक्र होता है। दूसरा
जिनके रंग बड़े ही लुभावने, सुगंधित एवं मंगलयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि कैलिक्स और कोरोला के बारे में हम जान गए। अब हम लोग जानेंगे पुष्प के तीसरे भाग जो है एंड्रोसियम। हमारा भाग है एंड्रोसियम यानी पुष्प। एंड्रोसियम यानी पुष्प। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हमने बनाया कैलिक्स, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये क्या था, कैलिक्स। उसके बाद इनमें रंगीन पार्ट्स आते हैं लगे हुए, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कोरोला। तो हमारा कैलिक्स और कोरोला जो है उनका डिफिनेशन आप जब समझ गए थे। ये पुष्प का प्रथम चक्र है जो पुष्पों की रक्षा करता है। ये पुष्प का दूसरा महत्वपूर्ण चक्र है जो क्या करते हैं, पुष्पों में सुगंध, मकरंद और आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे कि ये पुष्प का कौन सा तीसरा भाग है। तो तीसरा भाग है हमारा एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम जो है उनमें स्टामेन होते हैं। एंड्रोसियम में एक स्टामेन भी हो सकते हैं। आप जानते हैं कि पादप की विभिन्न प्रजातियां होती हैं। तो पुष्प में मौजूद जो स्टामेन होते हैं यानी एंड्रोसियम में जो स्टामेन मौजूद होते हैं वो विभिन्न पादपों की प्रजातियों की संख्या में अलग अलग हो सकते हैं। यानी एंड्रोसियम में पुंकेसर यानी स्टामेन की संख्या एक भी हो सकती है और अनेक या कई भी हो सकती हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि स्टामेन जो है वो है क्या चीज। तो स्टामेन जो है वो किनके बने होते हैं। स्टामेन के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं स्टामेन के, तो इसे जानकारी के लिए हम यहाँ इस तरह से, तो स्टामेन की संख्या विभिन्न पादपों की प्रजातियों में एक या उनसे अधिक हो सकते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि स्टामेन हम किसे कहते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा डायग्राम पे। सबसे पहले हम जानते हैं स्टामेन को। तो आप ये देखें कि ये जो लंबवत संरचना है स्टामेन की, ये कहलाते हैं फिलामेंट। इसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट यानी तंतु। स्टामेन के 3 प्रमुख पार्ट्स होते हैं। स्टामेन के कितने भाग होते हैं, 3 प्रमुख पार्ट्स होते हैं। और ये जो ऊपर वाली संरचना है इन्हें हम क्या कहेंगे, एंथर। एंथर यानी परागकोश। और फिलामेंट और एंथर को जो जोड़ने वाली संरचना होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ये दोनों जहाँ जुड़ते हैं तो कनेक्ट होते हैं, तो कनेक्टिविटी। यानी इसे हम क्या कहते हैं, यूज। तो ये किसके पार्ट्स हो गए, पार्ट्स ऑफ स्टामेन। यानी स्टामेन के कितने भाग हो गए, स्टामेन में स्टामेन जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, परागकोश, योजी और तंतु के बने होते हैं। इसी परागकोश में परागकण बनेंगे जो पाउडर के समान होते हैं। तो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने लगेंगे तो जानेंगे कि इसमें और क्या चीज होते हैं और किस तरह से होते हैं। या परागकोश का जब और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, जब स्टामेन के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इनमें किस तरह के स्टामेन पाए जाते हैं। अभी हम लोग पहले फ्लावर के पार्ट्स पर ध्यान देते हैं, क्योंकि पहले कंप्लीट फ्लावर के बारे में जानते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है, काम में हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और जानते हैं कि पुमंग। अब आते हैं कि पुमंग आखिर है क्या चीज। तो पुमंग में एक
कनेक्टिविटी होती है। तो ये जो स्टैमेन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं एंड्रोसियम या स्टैमेन, इन्हें हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। किसका? तो प्लांट का या फ्लावर का। तो सबसे अच्छा रहेगा कि फ्लावर का ये क्या है मेल रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी नर जनन अंग। किसका? पुष्प का नर जनन अंग है कौन? तो एंड्रोसियम। ध्यान दीजिएगा पुष्प का नर जनन अंग कौन है? एंड्रोसियम यानी स्टैमेन। अब आते हैं हम लोग चौथे पॉइंट्स पर जिसका नाम है गाइनोसियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जायाम, जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं जायाम, यानी गाइनोसियम का हिंदी क्या होता है जायाम। तो जायाम के बारे में हम लोग जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। अब हम लोग जानते हैं जायाम के बारे में कि जायाम क्या चीज है। तो जायाम पुष्प का जो है मादा जनन अंग है। पुष्प का क्या चीज है? ये मादा जनन अंग है जिनमें कार्पेल्स यानी अंड, कार्पेल्स की संख्या कितनी हो सकती है? एक भी हो सकती है और कई भी हो सकती है। तो पुष्प क्या है? तो पुष्प गाइनोसियम पुष्प का मादा जनन अंग है। गाइनोसियम क्या है? ये पुष्प का मादा जनन अंग है जिनमें का जो जायाम पुष्प का मादा जनन अंग है जिनमें कार्पेल्स की संख्या एक भी हो सकती है और कई भी हो सकती है। तो अब हम लोग ये जानेंगे कि कार्पेल्स यानी अंडक जो है वो किनके बने होते हैं। तो कार्पेल्स यानी अंडक जो होते हैं वो तीन भाग के बने होते हैं, यानी तीन भाग के मिलने से कार्पेल्स का निर्माण होता है। ये पुष्प के मध्य भाग में होता है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए अड़हुल का फूल सबसे बढ़िया उदाहरण है, क्योंकि अड़हुल के फूल में ये स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ते हैं। इनके जो है चारों पार्ट्स यानी चारों ही कहेंगे या पांचों भी कर सकते हैं, पांचों में आराम से आराम से आपको दिखलाई पड़ जाता है। गाइनोसियम किनके बने होते हैं? तो गाइनोसियम में जो है कार्पेल्स की संख्या एक भी हो सकती है और कई भी हो सकती है। तो गाइनोसियम के बारे में यानी कार्पेल्स के बारे में हम जानेंगे कि कार्पेल्स किनके बने होते हैं। तो कार्पेल्स जो है वो मुख्यतः तीन भागों के बने होते हैं। कार्पेल्स को जानने के लिए कार्पेल्स तीन भागों के बने होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, दूसरा होता है स्ट्रैंड यानी वर्तिका, और तीसरा भाग होता है इनका ऑर्गन यानी अंडाशय। तो ये क्या है? पुष्प के जो है ये आप इन्हें कह सकते हैं कि ये क्या है? कार्पेल्स। ये अंडक वाले भाग हैं। तो अंडक वाले भाग किनके बने होते हैं? वर्तिका, वर्तिका और अंडाशय, यानी ये तीन भाग मिलकर क्या बनाते हैं? कार्पेल्स बनाते हैं। तो कार्पेल्स, स्टैमेन, कैलिक्स एंड कोरोला। तो आप इन्हें कह सकते हैं ये क्या? पुष्प का, ये पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है।
मादा जनन है। तो क्लियर है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गैमेटिक। तो पुष्प का प्रथम चक्र होता है कैलिक्स, दूसरा चक्र होता है कोरोला, और पहला जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है इनका अंग होता है, और दूसरा ऑर्गन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव, यानी दो जो है वो क्या है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और दो जो है वो पुष्प के चक्र है। तो ये पुष्प कितने भाग से मिलकर बने होते हैं? 2 चक्र एंड 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बने होते हैं। क्लियर है?